Hi दोस्तों, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are again with this book, Story of English Literature, and we are on chapter 11th, Indian Novel in English. इसके बाद हम लोग करेंगे अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन नॉवेल्स. सो लेट्स सी, हम लोग वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन देखते हैं. चलिए शुरू करते हैं. अमेरिकन नॉवलिस्ट्स हैव मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर. कहता है कि अमेरिकन जो नॉवलिस्ट्स हैं, अमेरिका के जो उपन्यासकार हैं, उन लोगों ने काफ़ी बहुत बड़ा, बहुत रिमार्केबल, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है. किसमें? अंग्रेज़ी के, इंग्लिश के इसमें साहित्य में, मीन्स इंग्लिश लिटरेचर में. They have depicted in their novels various and multifaceted aspects of the social, cultural and political problems of the time. कहते हैं कि इन नॉवलिस्ट्स ने, इन उपन्यासकारों ने बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है, चित्रण किया है अपने नॉवेल्स में. किसका? वेरियस, मतलब भिन्न एस्पेक्ट्स को, विभिन्न पहलुओं को, और मल्टीफैसेटेड एस्पेक्ट्स. मल्टीफैसेटेड का मतलब होता है बहुमुखी. बहुमुखी पहलुओं को. कौन सी पहलू हैं वो? सोशल पहलू है, कल्चरल है और पॉलिटिकल है. किसी भी समस्या का, उस दौर में, उस टाइम में घटने वाली किसी भी समस्या का पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल जो भी पहलू था, उसको सामने रख कर के उन लोगों ने अपने उपन्यास की रचना की है. मीन्स सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये तीनों तरह के पहलुओं को, किसी भी समस्या के तीनों तरह के पहलुओं को उन लोगों ने इसको अपने नॉवेल्स में उजागर किया है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट्स एंड देयर वर्क्स आर. कहते हैं कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही विशेष, बहुत ही मुख्य जो अमेरिकन जो नॉवलिस्ट्स हैं, उनके नाम और काम इस तरह से दिए हुए हैं. हरमन मार्विले, जिसने लिखा था टाइपी एंड मोबी डिक. किसने लिखा था? हरमन मेलविले ने. फिर मार्क ट्वेन ने लिखा था. टॉम सॉयर लिखा था. हकलबेरी फिन लिखा था. हेनरी जेम्स ने लिखा था द यूरोपियंस एंड द एम्बेसडर्स एंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ये किसने लिखा था? हेनरी जेम्स ने लिखा था. पेज नंबर 41 की बात हम लोग कर रहे हैं. तो आगे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स. इस तरह के नॉवेल्स इन लोगों ने लिखा है, जो कि अमेरिकन नॉवलिस्ट्स हैं. जॉन डॉस पैरोस, इनने लिखा था द 42nd पैरेलल एंड द बिग मनी. किसने लिखा था? जॉन डॉस पैरोस ने लिखा था. जॉन स्टीनबैक ने लिखा था ऑफ माइस एंड मैन और द येप्स ऑफ रैथ. एंड सोल बेलो, उसने लिखा था हर्जोग लिखा था. एंड हम्बोल्ट्स गिफ्ट. तो इतने तरह के उपन्यासकार थे, वो अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, जो इतने सारे नॉवेल्स उन लोगों ने लिखा था. लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस दौर में, जिस दौर में इन लोगों ने ये नॉवेल्स को लिखा था, उसमें सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा था, बल्कि उस टाइम में, उस दौर में, उस ज़माने में जो कल्चरल हालात थे, जो सोशल जो या सामाजिक हालात थे, या फिर जो राजनीतिक या पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थे, उनको ध्यान में रखकर इन लोगों ने इन उपन्यासों की रचना की थी. पैराग्राफ चेंज. इन अमेरिका, अगर हम अमेरिका की बात करें, अफ्रीकन्स वर ब्रॉट एज स्लेव्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशंस. कहते हैं कि अमेरिका में जो अफ्रीकन्स जो थे, वो लाए जाते थे. क्या? एक गुलामों के तौर पर, गुलाम बना करके उनको लाया जाता था, है ना. क्या करने के लिए? टू वर्क ऑन प्लांटेशन, बागबानी करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, पौधा रोपने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको बढ़ने में, मतलब एक बागबान जो होता है, बागबानी, उस तरह के वर्क को काम करने के लिए गुलामों की तरह अफ्रीकन्स को, अफ्रीका के लोगों को लाया जाता था. कहाँ? अमेरिका में. दे बिकेम फ्री ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली दे बिकेम फ्री एंड यूज्ड इंग्लिश फॉर क्रिएटिव राइटिंग. वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, और उन लोगों ने क्या किया? इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर, मतलब सृजनात्मक
लेख के तौर पर वो लोग कुछ सोच रहे थे उस दौर के बारे में, तो लोगों ने इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया अपनी सोच को दर्शाने के लिए। किन लोगों ने? अफ्रीकन्स ने। द नॉवेल्स रिटन बाय देम आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो कहता है कि ज़्यादातर जो नॉवेल्स है इन अफ्रीकन्स के द्वारा, ब्लैक्स के द्वारा जो लिखा गया था, वो है ना एक तरह का प्रोटेस्ट के रूप में लिखा गया था, एतराज़ के रूप में लिखा गया था, अगेंस्ट ऑपरेशन, जुल्म के, सितम के है ना खिलाफ लिखा गया था। और जबरो जुल्म के ख़िलाफ़ लिखा गया था। ऑपरेशन में जुल्म होता है दोस्तों, है ना। और एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जातीय मतभेद जो था उस अमेरिकन समाज में तब के बारे में उन लोगों ने इस अपने क्रिएटिव सोच को क्या क्या था इंग्लिश के द्वारा दुनिया के सामने रखा था। कि लोगों ने, अफ्रीकन्स लोगों ने। रिचर्ड राइट एक नॉवलिस्ट हैं, उनने लिखा था नेटिव सन, एक नावल है, उनने लिखा था। एंड ब्लैक बॉय, उनने ब्लैक बॉय भी लिखा था, चूँकि तब के ज़माने में अमेरिका में ब्लैक्स और गोरे और जो कालों का है बहुत ज़्यादा मतभेद देखा जाता था, इसलिए उनने ये इन चीज़ों को हटाने के लिए ये उन लोगों के जो हैं कदम थे। कहाँ के? अफ्रीकन नॉवलिस्ट्स के। राल्फ एलिसन इनविजिबल मैन इज़ ए मूविंग स्टोरी ऑफ द अफ्रो अमेरिकन्स। कहता है कि राल्फ एलिसन ने जो इनविजिबल मैन लिखा था, जो नावल लिखा था, एक मूविंग स्टोरी है, एक चलती फिरती कहानी है। किसके बारे में? अफ्रो अमेरिकन्स के बारे में, उन अफ्रीकन्स के बारे में जो अमेरिका में मौजूद थे। सिमिलरली इसी प्रकार अफ्रो अमेरिकन वुमेन ऑल्सो रोट एक्सलेंट नॉवेल्स डिपिक्टिंग सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक वुमेन इन द अमेरिकन सोसाइटी। इसी तरह से कहता है कि मर्दों के तर्ज पर वहाँ की औरतों ने भी, अफ्रो अमेरिकन औरतों ने भी, मतलब वो औरतें जो अफ्रीका से आई थी और अमेरिका में बस गई थी, उन औरतों ने भी क्या क्या काफ़ी एक्सीलेंट रूप में, काफ़ी बेहतरीन तरीके से नॉवेल्स को लिखा। और वो नॉवेल्स जो डिपिक्ट करता था, जो दर्शाता था क्या अमेरिकन समाज में जो काली औरतें थीं, उनकी सफरिंग्स को, उनकी दर्द को, उनके पेन को, है ना, दर्शाता था कि वो किस तरह से झेल रहे थे, किस तरह से बर्दाश्त कर रहे थे उस अमेरिकन समाज में। टोनी मॉरिसन्स द ब्लू आई। अब टोनी मॉरिसन है, उनकी जो नावल है ब्लू आई, सूला। एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल। एलिस वॉकर ने जो कलर पर्पल लिखा था, जो नावल था। डिज़ायर रेशियल एंड सेक्सुअल इक्वालिटी। काफ़ी अच्छी तरह से रेशियल, जातीय मतभेदों को, और सेक्सुअल इक्वालिटी को, और लिंगीय जो है ना क्या बोल समीकरण था लिंग का, मीन्स जो स्त्री पुरुष की जो इक्वालिटी थी, जो समानता था, इसको भी दर्शाने में इस नॉवेल ने बहुत बड़ा काम किया था। किसका था ये था एलिस वॉकर का। ठीक है, चलिए हम लोग पहला चेंज करते हैं। लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स इन कनाडा। कहते हैं कि बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका की तरह से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह से कनाडा में भी टू द इंग्लिश नॉवेल इज़ कैनेडियन इज़ ग्रोइंग। कहता है कि इंग्लिश नॉवेल जो है कनाडा में भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मार्गरेट एटवुड इज़ क्रिटिकल ऑफ मेल डोमिनेटेड कैनेडियन सोसाइटी। कहते हैं कि मार्गरेट एटवुड जो हैं इज़ क्रिटिकल ऑफ मेल डोमिनेटेड, है ना, कैनेडियन सोसाइटी। कहते हैं कि ये जो मार्गरेट एटवुड हैं वो क्रिटिकल हैं, वो आलोचक हैं, वो तनकीद करते हैं, वो आलोचना करते हैं किसकी? कैनेडियन सोसाइटी की, उस कैनेडियन सोसाइटी की जो मेल डोमिनेटेड है, जहाँ पुरुष की प्रधानता है। हर द एडिबल वुमन, उसका जो एडिबल वुमन है, विशेस, वो जो एक नावल है विशेस जेंडर इक्वालिटी, वो क्या करता है? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, लिंग के समानता की बात करता है ना। सिमिलरली इन ऑस्ट्रेलिया द नावल इन इंग्लिश हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस। कहते हैं किसी प्रकार जो है ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंग्लिश का जो नावल है काफ़ी ज़्यादा है ना प्रोग्रेस किया है, काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोग्रेस किया है। पैट्रिक वाइट्स वॉस, अगर हम पैट्रिक वाइट्स की बात करें, पैट्रिक वाइट का जो वॉस है नावल है, एंड
ट्री ऑफ मैन, ये जो दोनों नॉवेल्स हैं, प्लेड ऑफ फॉर एन ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी, वो ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी के बारे में क्या करता है, बात करता है, मतलब ऑस्ट्रेलियाई पहचान के बारे में बात करता है। पैरा चेंज करते हैं। द कैनेडियन नॉवेल्स एडवोकेट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन डाइवर्सिटी। कहते हैं कैनेडियन जो नॉवेल्स हैं वो बात करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं किसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन डाइवर्सिटी। कहते हैं कि अनेकता में, भिन्नता में, डाइवर्सिटी में, विविधता में ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के वजूद के बारे में, जीवन के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। कौन? कैनेडियन नॉवेल्स। चूँकि कैनेडिया के समाज में जो है विविधता है, उस विविधता में ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी उसके बारे में ये जो नॉवेल्स हैं ये बात करते हैं, है ना। द आइडिया दे रिप्रेजेंट इज़, एक जो सोच है, एक जो फ़िक्र है, एक जो आइडिया है वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। क्या दिखाता है? इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, कहता है कि मतभेदों के बावजूद, डिफरेंसेस के बावजूद, मैन हैज़ टू लर्न द वैल्यू ऑफ रिकन्सिलेशन। आदमी को, मनुष्य को, इंसान को क्या करना है? सीखना है। क्या सीखना है? वैल्यू ऑफ रिकन्सिलेशन, मतलब सुलह करना। मतलब जब तकरार किसी दो चीज़ों के बीच में हो तो उसमें सुलह करना। मनुष्य को क्या करना है? रिकन्सिलेशन का जो मूल है, जो वैल्यू है, उसको समझना है। रिकन्सिलेशन बोलते हैं दोस्तों, जब दो पक्षों के बीच में कोई परेशानी होती है तो दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करके सुलह कर लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकन्सिलेशन। टॉलरेंस, सहिष्णुता की बात करें, एंड लव फॉर मैनकाइंड, और मानवता के लिए प्रेम की बात करें, तो इन चीज़ों के बारे में क्या करता है, यहाँ के जो नॉवेल्स हैं ये बात करते हैं, या इस आइडिया को वो लोग क्या करते हैं? दोहराते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। माइकल ऑनडेट जे, एलिस मुनरो, जॉन बेरफुट, बेट्रिस, रूडी विबे, एटवुड, रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स ऑफ द कैनेडियन नॉवेल्स ऑफ टुडे। कहता आज के कैनेडियन समाज की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे नॉवल राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, जिनने वहाँ के समाज की विविधताओं को, वहाँ के समाज के डिफरेंसेस को, मतभेद को सामने रखा है और फिर सुलह की बात की है, ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। कि ये कौन कौन है? एलिस मुनरो हैं, जॉन बेरफुट हैं, बेट्रिस हैं, ना, रडी विबे हैं, एटवुड हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ की ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश की है। अपने लेखों में इन चीज़ों का उन लोगों ने बयां किया है, जिक्र किया है। तो चलिए दोस्तों, यही था अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन नॉवेल्स जो हम लोगों ने एक झलक में देखा। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे।